जय हिंद दोस्तों। आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े लोगों का सोसाइटी होता है, पॉश इलाका जिसे हम कहते हैं, जहां पे बड़े बड़े लोग होते हैं, उसके आसपास आप देखते होंगे तो अक्सर झोपड़पट्टी देखने को मिल जाएगा, जहां पर अरबों रुपए के 100 करोड़ 500 करोड़ की बिल्डिंगें रहती है। बहुत सारे बिल्डिंग होता है, चाहे अंबानी का बिल्डिंग क्यों ना हो, शाहरुख खान का ही बिल्डिंग क्यों ना हो, चाहे दिल्ली में बड़े बड़े धन कुबेरों का बिल्डिंग क्यों ना हो, हर बिल्डिंग के आसपास जब देखेंगे आप तो झोपड़पट्टी आपको देखने का मिल जाएगा बहुत बड़ी आबादी में। जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है, झोपड़पट्टी बनाकर रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन आसपास में झोपड़पट्टी बना हुआ है, लेकिन उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, उन्हें हटाता नहीं है, उन्हें भगाता नहीं है, उन्हें हटा भी दिया जाता है अतिक्रमण के नाम पर, तो फिर आकर झोपड़पट्टी वहां पर दोबारा बच जाता है। आखिर कारण क्या है? आखिर जो बड़े बड़े बिल्डिंग वाले लोग हैं, बड़े बड़े सोसाइटी वाले लोग हैं, वो आपत्ति उस पर क्यों नहीं करते? तो आपको बता दूं कि कहीं भी सोसाइटी रहता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, पॉश इलाका होता है, उसके आसपास थोड़ा दूरी पर झोपड़पट्टी होना निश्चित होता है और ये जरूरी है। अब आपको बता दूं, ये जरूरी है, कंपल्सरी है, ये बसा नहीं होता है, इसको बसाया जाता है। अब क्यों बसाया जाता है, कैसे बसते हैं, आपको बता दूं, वो इसलिए जरूरी है कि जैसे जितने भी पॉश इलाके हैं, जितने भी बड़े लोग रहते हैं, जितने भी करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं जिस सोसाइटी में, अगर उस सोसाइटी के आसपास झोपड़पट्टी नहीं हो, गरीब लोग ना रहे, तो फिर उनके घर में जो काम होता है, चाहे वो नौकरानी का काम हो, चाहे वो प्लम्बर का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम हो, चाहे ड्राइवर का काम हो, चाहे घर की रंगाई पुताई का काम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, किसी प्रकार का काम होगा, तो वर्कर कहां से आएंगे? खास तौर पर घर की जो मेड होती है, नौकरानी होती है, वो कहां से आएगा? तो जितने भी झोपड़पट्टी के लोग होते हैं, जितने भी गरीब लोग आसपास में जो बसे होते हैं, वो लोग उस कोठी में, उस बिल्डिंग में काम करते हैं, उनसे उनका रोजी रोटी चलता है। और वो जो काम करते हैं, और बड़े लोगों को इससे क्या फायदा है कि उनको बैठे बिठाए नजदीक में ही एक मेड मिल जाता है, एक नौकर मिल जाता है, काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, ड्राइवर मिल जाता है, और सस्ते सुविधे में मिल जाता है, क्योंकि घर उसका आसपास में रहता है, घर आसपास में वो रहते हैं। उनको उन्हें रहने के लिए कुछ देना नहीं होता है, क्योंकि दूसरे जगह से अगर ड्राइवर मंगाएंगे, दूसरे जगह से अगर नौकर मंगाएंगे, तो उन्हें रखने की व्यवस्था देना पड़ेगा, खाने की व्यवस्था देना पड़ेगा, सैलरी भी अधिक देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि कोई टेंशन नहीं है, भले ही झोपड़पट्टी में रहता है, अपना काम करता है, फिर चला जाता है अपने टाइम पे। तो इसीलिए हर आसपास में झोपड़पट्टी या फिर गरीब बस्ती एक जरूर होता है, और उनका रोजी रोटी इनसे चलता है और इनका काम उनसे चलता है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, कोई दुश्मन नहीं होते हैं। ये देखने के लिए है कि ये करोड़पति है और वो गरीब है, इसके बिना इसका काम नहीं चल रहा है और इसके बिना इसका काम नहीं चल रहा है। इसी प्रकार से जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया देखेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया देखेंगे, वहाँ पे बड़ों लोगों की सोसाइटी बहुत कम होती है, ना के बराबर। ज़्यादातर आप देखेंगे वहाँ आसपास में कॉलोनियाँ होती है, जो छोटे छोटे 30 गज 40 गज 50 गज प्लॉट करके लोग कॉलोनी काट रखे होते हैं, या फिर आपको स्लम बस्ती होता है। और अधिकतर तौर पर कॉलोनियाँ इसलिए बसाई जाती है इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास। जैसे आपको बता दूं, आप दिल्ली में जाएंगे, चाहे किसी भी शहर में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कहीं भी चले जाइए, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है आप देखेंगे उसी के आसपास आज भी प्लॉटिंग हो रहा है। जितने भी नए प्लॉटिंग होता होगा, छोटा छोटा प्लॉट 25 गज 30 गज 50 गज का काटा जाता है और लोगों से कम कम कीमत पर बेचा जाता है। वहाँ पे कॉलोनियाँ जानबूझ के बसाई जाती है, क्योंकि 4000 5000 10,000 50,000 कंपनी फैक्ट्रियाँ होती है, वर्कर कहाँ से आएंगे? अब होता क्या है, जो बाहर से काम करने लोग आते हैं, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, उड़ीसा से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, वो लोग क्या करते हैं कि पहले काम करने आते हैं, किसी फैक्ट्री में काम लगते हैं, किराए पे लेके आसपास रहते हैं, बाद में उन्हें इतना सस्ता सुविधा में 3 लाख 4 लाख में 25 गज 30 गज का प्लॉट मिल जाता है, वहाँ पे नए प्लॉटिंग होता है, वो लेकर वहीं पे बस जाते हैं, वहाँ पे परिवार को बुला लेते हैं, सब मिलकर फैक्ट्री कंपनी में काम करने लगते हैं। अब क्या होता है कि फैक्ट्री में कभी भी, जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, कभी भी किसी में लेबर की, स्टाफ की कमी नहीं होती है, उन्हें बैठे बिठाए वर्कर मिल जाता है। ये सब भी एक सरकार की प्लानिंग के तहत होता है। इसलिए जितने भी कॉलोनियाँ आजकल बस रहे, देखते हो कि सरकार उसे रोकती नहीं है, सरकार उसमें रोक टोक नहीं करती है। हाँ, कुछ अवैध कॉलोनियाँ होती है जो सरकार के जमीन पर कर दिया जाता है फर्जी तौर पर, या फिर वन विभाग के जमीन पर, या फिर गलत जमीन पर, उस पर बुलडोजर चलता है या फिर कार्रवाइयाँ होती है। लेकिन ऐसे जितने भी कच्ची कॉलोनियाँ, दिल्ली में बता दूं आपको, हजारों की संख्या में कच्ची कॉलोनियाँ हैं। कच्ची कॉलोनी हम उससे बोलते हैं जो बिना परमिशन के लोग कॉलोनी काट देते हैं, लोग बच जाते हैं और वहाँ पे रहने लगते हैं, लेकिन सरकार का हिम्मत नहीं होता है कि उस पर
बुलडोजर चला ले, पूरा देश में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन दिल्ली के कॉलोनियों में बुलडोजर नहीं चलता है। हाँ, अवैध अतिक्रमण पर हर जगह चलता है, लेकिन कॉलोनियों पर इसलिए नहीं चलाया जाता है क्योंकि वही वर्कर है जिसके सहारे पूरे दिल्ली चल रहा है, पूरे मुंबई चल रहा है, पूरा कोलकाता चल रहा है, पूरा चेन्नई चल रहा है, जितने भी मेट्रो सिटी या फिर बड़े बड़े जितने भी सिटी है उन्हीं के बदौलत चल रहा है। क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, उसमें तो बहुत सारे एजुकेटेड लोग काम करते हैं, ऑफिसर टाइप के लोग काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, तो वो लोग फ्लैट में रहते हैं, अच्छी जगह पे रहते हैं, पॉश इलाका में रह जाते हैं, सोसाइटी में रह जाते हैं। लेकिन जो फैक्ट्री है, कंपनियां है, जहाँ पे हार्ड वर्कर की जरूरत है, हेल्पर की जरूरत है, मिस्त्री की जरूरत है, कारीगर की जरूरत है, उसके लिए तो भाई रहने का व्यवस्था कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसके बजट में होगा। अब 10,000, 15,000, 20,000 के सैलरी में बेचारा कैसे अफोर्ड कर पाएगा? तो इसीलिए जानबूझ के बसाया जाता है ताकि लोग वहाँ पे बसे, वहाँ पे रहे, और कभी भी जो इंडस्ट्रियल एरिया बसता है तो परमानेंट बसता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली में एक क्षेत्र है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। अब यहाँ क्या है कि यहाँ लगभग 14,500 फैक्ट्रियाँ हैं। सारे चीज का फैक्ट्री यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे जूता बनता हो, चप्पल बनता हो, कपड़ा बनता हो, नल बनता हो, टोटी बनता हो, गाड़ियों के पार्ट्स बनता हो, बहुत सारी कुछ भी आप खोज ले, हर चीज, चाहे केमिकल बनता हो, हर चीज की फैक्ट्रियाँ होती है। और इनके आसपास आप देखेंगे तो बहुत सारी कॉलोनियां हैं, जैसे कि आपको मिल जाएगा वहाँ पर एक जे कॉलोनी, बहुत बड़ी कॉलोनियां हैं। वहाँ पे लगभग 2, 2.5, 3 लाख के आसपास वर्कर रहते हैं। सारे के सारे बिहार, यूपी, बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, इन्हीं सभी जगहों के लोग आकर वहाँ पे बस गए, काम करने आए और ले लेके बस गए। और आज के डेट में ऐसा है कि 14,500 फैक्ट्री में भी आज के डेट में वर्कर की कभी कमी नहीं होती। तो ये सरकार के तरफ से पुनर्वास योजना के तहत कॉलोनी बना के लोगों को बसाया गया बजाफ्ता, और सभी को 12 गज, 18 गज ऐसे ऐसे प्लॉट वहां पे वितरण किया गया। तो ये होता है सिस्टम कि इसीलिए कभी भी पॉश इलाके के पास या फैक्ट्री के पास या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इसीलिए छोटे छोटे कॉलोनियां होते हैं, छोटे छोटे लोग रहते हैं, झुग्गी होते हैं, झोपड़ी होते हैं, और इन्हें इसलिए नहीं छेड़ा जाता है क्योंकि यही पूरे के पूरे शहर का अर्थव्यवस्था संभालते रहते हैं। शहर में ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, छोले भटूरे बेचने वाले, पट्टी पर दुकान लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, सारे के सारे इसी कॉलोनियों में रहते हैं, इसी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और इन्हीं से पूरा सिस्टम चलता है पूरे शहरों का। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जिस दिन वापस चले गए अपने अपने गांव, तो ऑप्शन तो इनका रोजगार का नहीं, इसीलिए आए हुए हैं। लेकिन अगर चले गए, लोग कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं है, यूपी में क्यों फैक्ट्री नहीं लगाया जा रहा है, ये इसलिए नहीं लगाया जा रहा है कि ये भी सरकार का एक प्लान होता है कि अगर उन सभी जगहों पर कंपनी फैक्ट्री लगा दिया जाए और सारे लोग अपने शहर में या फिर अपने स्टेट में लौट गए, तो राजधानियों का क्या होगा? जो आर्थिक राजधानी मुंबई है उनका क्या होगा? जो देश की राजधानी दिल्ली है उसका क्या होगा? बड़े बड़े जो शहर है, मेट्रो सिटी है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, उनका क्या होगा? तो वो जानबूझ के वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर हैदराबाद, बेंगलुरु में जो चल रही है, वो जानबूझ के अपना प्लांट बिहार में या यूपी में या फिर उत्तराखंड में इसलिए नहीं ले जाता है क्योंकि वहां अगर ले जाए तो ये वर्कर फिर वहीं चले जाएंगे। फिर यहाँ वाली कंपनियों का क्या होगा, यहाँ वाली फैक्ट्रियों का क्या होगा? क्योंकि शायद आपको मालूम हो, अगर नहीं मालूम होगा तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली जैसे शहरों में 1/3 से ज्यादा आबादी बाहर की है। मतलब कि अगर 2 करोड़ अभी आबादी है वर्तमान में दिल्ली की, तो लगभग 1.5 करोड़ ऐसे व्यक्ति है जो यूपी से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, बंगाल से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, उत्तराखंड से आए हुए हैं, झारखंड से आए हुए हैं, और परमानेंट यहाँ पे निवास बना के रह गए हुए हैं। 1/3 लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं, और वही पूरे के पूरे देश संभाल रहे हैं, मतलब कि पूरा अर्थव्यवस्था संभाले हुए है। चाहे यहाँ पे देखेंगे जितने बड़े से बड़े कंपनी में चले जाइए, बड़े से बड़े फैक्ट्री में चले जाइए, बड़े से बड़े प्लांट में चले जाइए, बड़े से बड़े ऑफिस में चले जाइए, हर जगह आपको इन्हीं जगह के लोग मिलेंगे। आपको दिल्ली का जो परमानेंट निवासी है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों झुग्गी झोपड़ी की जरूरत है, क्यों झुग्गी झोपड़ी रहता है, क्यों कच्ची कॉलोनियां रहता है, क्यों इतनी कॉलोनियों की आवश्यकता है जो जगह जगह बसाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है। यह भी एक प्लान होता है, प्लान के तहत होता है, और ये देश के लिए जरूरी है, खास तौर पर भारत के लिए। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ भारत ही नहीं, वर्ल्ड के हर देश में यही सिस्टम चलता आ रहा है। और जहां ये सिस्टम नहीं है वहां की अर्थव्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से ही लोग जीते हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि विदेशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पूर्ण रूप से झुग्गी मुक्त हो गए हुए हैं, गरीब मुक्त हो गए हुए हैं, लेकिन उन्हें लेबर के लिए, काम करने वालों के लिए, हर चीज के लिए बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें दूसरे देशों से मजदूर मंगाने पड़ते हैं, और वो जब वापस चले जाते हैं तो उनका देश का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाता है, हाहाकार मच जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले, क्योंकि समय समय पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ, कोई नया अपडेट रहता है वो भी देता रहता हूँ। खासतौर पर कानून से संबंधित हो गया, रेलवे से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, समय समय पर आपको मोटिवेट भी करता रहता हूँ। तो सब कुछ आपको इस फैक्ट्स इंडिया चैनल पर मिल जाता है।